नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज चर्चा करेंगे लोन्स पर और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे पंकज मालडे, हेड फाइनेंशियल प्लानिंग अपनापैसा.com। बहुत बहुत स्वागत है पंकज आपका। तो चलिए पंकज से जानेंगे लोन की एबीसी यानी लोन की बारीकियों को हम समझेंगे और लोन से जुड़े हुए सवालों को भी आज हमने शामिल किया है। चलिए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। आज हम बातचीत करेंगे बैलेंस ट्रांसफर की, साथ ही कंस्ट्रक्शन लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो भी उसकी क्या बारीकियां होनी चाहिए और किन चीजों पर ध्यान रखना होगा वो आपको बताएंगे। साथ ही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं, साथ ही कुछ और चीजों पर भी हम गौर करेंगे। पंकज, आज सबसे पहले बात करते हैं फायदे की, यानी कि सवाल जवाब के सिलसिले से पहले फायदे की बात क्या रहेगी। बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन, इसके फायदे क्या है और कैसे इसे हमारे दर्शक अवेल कर सकते हैं, पंकज ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन है, बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग होम लोन है और अगर आप मौजूदा जो होम लोन रेट्स ऑफर हो रहे हैं नए कस्टमर को उससे ज्यादा ब्याज अगर बैंक को दे रहे हैं तो आप इस चीज का उपयोग करके अपने ईएमआई और अपना लोन बर्डन कम कर सकते हैं। तो ये बैलेंस ट्रांसफर उसी को मिलेगा जिसकी एग्जिस्टिंग होम लोन है। आज की डेट में मिनिमम अगर आपकी 75 लाख से कम की लोन है तो एसबीआई 10.15 और बाकी की कुछ बैंकें 10.25% लोन का ब्याज लगाती हैं। अगर आप 11.5 या उससे ज्यादा अगर किसी भी बैंक या किसी भी लेंडर को देते हैं तो आपको इसके लिए देखना चाहिए। तो अगर आप 11% या उससे ज्यादा का ब्याज देते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप उसी बैंक को या उसी ही लेंडर को अप्रोच करें और उसी से कहें कि भाई आप नए कस्टमर को तो इतने कम दाम में दे रहे हो, मुझे क्यों 0.5-1% ज्यादा देना पड़ता है। तो उस केस में आपको एक फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, सिर्फ प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। 0.50 प्रोसेसिंग फी होती है और सर्विस टैक्स मिला करके वो 0.56 बन जाता है जो वन टाइम फी होती है। अगर बैंक एग्री होता है तो उसी बैंक में विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपका लोन का ईएमआई कम हो जाएगा या टेन्योर कम हो जाएगा। यदि वो बैंक नहीं करती है या घटाने के बाद भी अगर उसका ब्याज 10.25 तक नहीं आता है तो आप ये बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप दूसरे किसी भी लेंडर को आपकी बैंक के अलावा जो मार्केट में है, एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, आईडीबीआई हो, जो 10.25 दर में देती है, उनको अप्रोच करके अपना ईएमआई घटा सकती हैं या लोन का टेन्योर यानी बकाया लोन को आप दूसरे बैंक में, बिल्कुल पंकज, आप बकाया लोन को ट्रांसफर कर पाएंगे। बैलेंस ट्रांसफर के से पहले सिविल रिपोर्ट जरूर अपने आप चेक कर लें कि अगर आपने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया, उसका असर इस पर होगा। चलिए फिलहाल अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। संदीप हमारे साथ है फोन लाइन पर भिवंडी से, महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, आपने सवाल मेल पर भेजा था, कुछ आप बता रहे थे होम लोन को लेकर। एग्जिस्टिंग कोई लोन तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं, एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है। नमस्कार मालदे सर। हेलो। हाँ संदीप, बताइए। नमस्कार मालदे सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। सर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है मेरे पापा के, लेकिन 8-9-10 लाख का लोन चाहिए था। प्रॉपर्टी है मेरा, तो उस पे घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए था। संदीप, एक चीज जो आपसे समझना चाहते हैं हम ये कि आपके फादर की तरफ से जो मेल आई थी उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है वो रूरल एरिया में है और वो ज्यूरिसडिक्शन है पंचायत का, यानी उसको लेकर आपका कंसर्न है कि रूरल एरिया में है तो शायद आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं? जी हाँ सेम। चलिए ठीक है पंकज, संदीप ने जो भी बताया इन्होंने दो चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं। मेल की अगर बात करें, मेल में जो डिटेल्स इनके फादर की तरफ से आई थी, इनकी फादर की एज है 53 और इनकी खुद की एज है 27। इन्होंने मेंशन किया है कि फादर की एज है 28,000, उनकी जो इनकम है, आय जो है 28,000 रुपए के आसपास है। जरूरत लोन की 9 से 10 लाख की है। अगर इनकी रिटायरमेंट एज को भी मैं देखूं, इन्होंने मेंशन किया कि 4 साल बाद रिटायरमेंट होना है। ऐसे में जो इनकी रिक्वायरमेंट है 9 लाख की, वहां तक शायद ये एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी क्या राय रहेगी संदीप के लिए? देखो, लोन एलिजिबिलिटी के लिए दो चीज बहुत महत्व की होती है। एक होती है कि आपकी इनकम कैपेसिटी होती है ईएमआई पे करने की, जो इनकम पे बेस्ड होती है, और दूसरी होती है रिटायरमेंट एज।
सभी लेंडर्स ये चाहेंगे कि आपकी लोन ईएमआई है वो आपके रिटायरमेंट से पहले खत्म हो जाए। तो इनके केस में ये होता है कि 4 से या 5 साल बाकी है, तो उनके लिए अच्छा ये रहेगा कि जो कि प्रॉपर्टी भी है वो उनके फादर के नाम पे है, तो फादर और इनके जो सन है जिनकी भी इनकम है वो को बोरोवर बन के ज्वाइंटली लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो केस बन सकता है। इंडिविजुअली फादर अप्लाई करने जाएंगे तो रिटायरमेंट को एज को लेकर के उनको 9-10 लाख की लोन मिलना मुश्किल है। तो को बोरोवर करने के बाद हो सकता है कि उनको ये लोन मिल जाए। आज की डेट में मैंने जैसे पहले भी बताया कि 10.25% से ज्यादा लोन नहीं देना चाहिए। दूसरा, इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन लोन के लिए बैंक इतनी उत्सुक नहीं होती है लेने के लिए, उनको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, और उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट्स है उसके साथ एक पूरा रिपोर्ट बैंक को देना पड़ेगा, और उसके बाद ही वैल्यूएशन करने के बाद बैंक एग्री होगी। एज फार एज इनकम क्राइटेरिया अगर को बोरोवर सन बनते हैं तो 9-10 लाख मुश्किल नहीं लगता है। चलिए, तो यानी कि 2 ऑप्शंस आपको बता दिए हैं संदीप। अगर आपके फादर लोन लेते हैं लुकिंग एट हिज एज, तो उनको करीब 4 साल में जो ईएमआई पड़ेगी 10,000 के आसपास रहेगी, और इसी रेट पे अगर आप लोन ले रहे हैं आपको लंबी अवधि के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आप काफी यंग है, 27 जैसे आपकी एज आपके फादर ने बताई थी मेल पर। अगर आप लोन लेंगे तो 20 साल की अवधि के लिए आपको मिल जाएगा। 5 लाख का लोन अमाउंट जो है वो रहेगा, साथ ही करीब 5,000 के आसपास आपकी ईएमआई बनेगी। यानी कि आप और आपके फादर ज्वाइंटली आगे बढ़े तो शायद थोड़ा सा आपकी जो सहूलियत है और जो रिक्वायरमेंट है वो शायद पूरी हो पाए, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आपके फादर लोन लेते हैं तो शायद आपको उतना अमाउंट का लोन नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल ईमेल के जरिए है, गौरव गोयल जी का सवाल है, उनको हम शामिल कर रहे हैं। उन्होंने मेंशन किया है कि बैंक एम्प्लॉय हैं और फरवरी 2013 से इन्होंने काम करना शुरू किया था। एक प्लॉट है जो इनकी मदर के नाम पर है। ये आपसे जानना चाह रहे हैं पंकज की ये 14,000 रुपए प्रति माह इनकी आफ्टर डिडक्शन इन हैंड सैलरी आती है। इनको होम लोन की जरूरत है 7 से 10 लाख तक का। इनकी सैलरी के हिसाब से क्या इनको इतना लोन मिल पाएगा? देखिए, फिर से वही पे बात आती है कि एलिजिबिलिटी आती है, वो रीपेमेंट कैपेसिटी पे आती है। देखा जाए तो इनकी मदर के नाम पे लैंड है और वो हाउसवाइफ हैं, तो उनको को बोरोवर उनको बनना ही पड़ेगा, जिसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि तो ही एलिजिबिलिटी बनती है इनकम के बेसिस के ऊपर। नॉर्मली बैंक 40 to 50% ऑफ इनकम है उसको अवेलेबल मानती है ईएमआई के लिए। तो इनके केस में देखा जाए तो 5,500 से 6,000 रुपए तक का अवेलेबिलिटी है, तो 5.5 लाख तक का लोन मिलना इजी है, उसके ऊपर का लोन मिलना मुश्किल है ये। और फिर से इनको कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जाना है तो फिर से प्लान बनवाना पड़ेगा, कॉस्ट एस्टिमेट के साथ बैंक को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। पीएसयू बैंक बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट दिखाती है, हो सकता है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक के साथ अप्रोच करें और थोड़ा होम वर्क करने के बाद जाते हैं तो मेरे ख्याल से 5.5 तक की लोन एलिजिबिलिटी बनती है उनकी। चलिए, तो आपको आपकी आय के हिसाब से 5.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। ब्याज दर जो बताई है 10.25% के आसपास है। एक बार फिर भी आप बैंक से चेक करें, जहां आपका खाता है वहां पे जरूर आप जांच करें कि कितना ब्याज आपको बैंक ऑफर कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसको ये समझना होगा कि क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी मदर के नाम पर, टैक्स रूट आप नहीं ले पाएंगे अनटिल अनलेस आप उसमें कुछ ज्वाइंट ओनर बन जाए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पंकज माले जो हेड है फाइनेंशियल प्लानिंग, उनसे बातचीत जारी रहेगी। आपको भी अगर कोई सवाल भेजना है तो आप भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर moniguru@zenetwork.com। साथ ही कर्ज हमारा आज का कोड है, कर्ज लिख कर स्पेस देके अपना नाम अपना सवाल आप 57575 भेज सकते हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा लोन्स पर हो रही है, यानी लोन से जुड़े हुए सवालों को हम शामिल कर रहे हैं। पंकज मालरे आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com से। अगले दर्शक है अतुल दुबे, सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अतुल, बताइए, आपने कुछ एक लोन के बारे में जिक्र किया था, पेट्रोल पंप का आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार माला जी, मैं ये जानना चाह रहा था मैडम, हमारे स्टेट एमपी में जी एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना करके एक लॉन्च हुई है योजना, जिला उद्योग कार्यालय के माध्यम से मैंने उसका केस बना के बैंक में प्रस्तुत किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सागर में। अच्छा।
तो यहाँ मेरा प्रपोजल काफी दिन पड़ा रहा। फिर उसके बाद जब मैनेजर से मैंने मुलाकात की तो उनका कहना ये था कि ये आपका ट्रेड सेंटर है और ये CGT MES में सेंट्रल भी उसमें नहीं आता। ओके जी, तो हमारा कहना ये है सर, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि CGT MES में आता है कि नहीं आता है। ठीक है। एक तो ये साथ ही अतुल, आपने किसी और बैंक को अप्रोच किया है सेंट्रल बैंक के अलावा? नहीं मैडम, नहीं किया मैंने। ठीक है, तो यानी दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये CGT MSE यानी कि जो क्रेडिट गारंटी फंड जो छोटी कंपनियों के लिए और मझौली कंपनियों के लिए काम करता है उसमें ही आता है कि नहीं, वो जानना होगा। और साथ ही अगर यहां पर बात नहीं बन रही है तो कहां ये अप्रोच कर सकते हैं? पंकज बताइए अब क्या सोल्यूशन है? देखिए, इनको बैंक गारंटी देनी है अपने जो पेट्रोल पंप अलॉटमेंट हुआ है उसकी वजह से। तो इनके लिए एक होता है कि अगर नया कोई ये भी नया कारोबार है तो उनको 3 साल का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के साथ, जो उनको बैंक में देना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस प्लान है और इस बिजनेस प्लान के अगेंस्ट में मुझे जो पेट्रोल पंप अलॉट हो रहा है उसके लिए मुझे बैंक गारंटी देनी है 25 लाख रुपए की। और बैंक हो सकता है अप टू 50% उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी गारंटी मांगे। तो अगर 12.5 लाख तक का वो बैंक के साथ FD करते हैं या कोई लिक्विड सिक्योरिटी देते हैं कोलेटरल के तौर पर, तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशनलाइज बैंक में ये दिक्कत नहीं आना चाहिए उनको बैंक गारंटी के मिलने के लिए। मगर जरूरी है पेपर वर्क करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ सलाह मशवरा करके 3 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना और 12.5 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी देकर के बैंक को अप्रोच करके उनको अपना प्रोजेक्ट कन्विंस करना। और मेरे ख्याल से बैंक इजीली मान जाएंगी कोलेटरल देने के लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुनाफे वाला बिजनेस है ये। जी, तो यानी कि आप अच्छा पंकज, साथ ही एक चीज और कि अतुल क्या किसी और बैंक को अप्रोच कर सकते हैं या फिर वहां पर भी 50% कॉस्ट इनको खुद देनी है, 50% जो आप बता रहे हैं गारंटी देनी पड़ेगी इनको? नॉर्मली ये एडवाइजेबल रहेगा कि आपके साथ एग्जिस्टिंग जिस बैंक के साथ रिलेशन है 5 साल 7 साल के साथ, वो बैंक आपको जानती है, आपके क्रेडिट हिस्ट्री को जानती है, आपके बैंक में क्या टर्नओवर होता है, आपकी क्या बैलेंस है, वो सब जानती है। तो जिस बैंक में उनका एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसको अप्रोच करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। अगर नहीं है तो किसी भी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में वो जा सकते हैं आसपास की। और एक चीज और जो अतुल ने पूछी कि ये जो बैंक इनको बता रहा है कि ये क्रेडिट गारंटी फंड के अंदर नहीं शामिल है, क्या ये सही है इन्फॉर्मेशन? देखो, ये तो टेक्निकल है, मगर ये है कि कोलेटरल देना है तो उनको एडिशनली ये होगा कि 50% मार्जिन देना पड़ेगा जी। और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अतुल दो बातें यहाँ पे क्लियर होगी। एक तो आप दूसरे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आपको कॉस्ट का ब्यौरा देना पड़ेगा एक प्रोफेशनल की मदद लेकर, प्लस 50% आपको खुद ही बियर करनी पड़ेगी कॉस्ट, क्योंकि जैसे पंकज भी बता रहे हैं ये ट्रेडिंग यूनिट ही है, क्योंकि इससे पेट्रोल पंप जो आप शुरू करेंगे वो मुनाफे वाला ही बिजनेस है। हालांकि आपने बताया था आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको अनुभव तो है, लेकिन 50% खुद से आपको लगाना होगा। अगले दर्शक हैं यक्षित चावला, हरियाणा से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार मिस्टर चावला, बताइए सर क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, 2011 में HDFC बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया था जी। तो 3,70,000 रुपए का लोन लिया था एट 30% पर एनम। तो तब बताया नहीं गया था ये फ्लोटिंग रेट है या फिक्स रेट है, तो बाद में पता लगा कि तो ऐसे करके 10 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब वो 15.25% चल रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग पे आपने लिया था? हाँ जी, फ्लोटिंग रेट पर आपने लिया था ना, इसीलिए आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो बैंक से आपने बात की है? हाँ बात की, हमें पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि फ्लोटिंग या फिक्स है, तो फिर अब बाद में बताया गया। तो ऐसे करके 28 EMI बढ़ गई हैं। ओके, तो उसका हिसाब हमने मांगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर करता है, तो ढंग से बताते नहीं है, क्या करें हम। और जहां तक अवधि का सवाल है, आई थिंक ये 10 साल के लिए आपने लोन लिया है यक्षित, ये 10 साल का लोन है? यस मैम। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन मेल में आपने मेंशन की थी। पंकज बताइए अब ये क्या करें? जिस वक्त ये सैंक्शन हुआ था तब शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फ्लोटिंग रेट पर इन्होंने ले लिया है, जिसकी वजह से ब्याज दर बढ़ती चली गई है। 13% पे इन्होंने लिया था और अब 15.25 के आसपास पहुंच गई है। अगर इसी अवधि की बात करें तो क्या शिफ्ट करना एक सही सोल्यूशन होगा आपकी नजर में? देखिए, बेसिकली सभी कस्टमर को 3 चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप लोन लेते हैं तो आपको 3 चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखें। तो प्रोसेसिंग फी होती है जो हम अपफ्रंट देते हैं, जो एग्जैक्टली हमारा कॉस्ट है,
उसके बाद अगर आप लोन लेते हो तो अगर उसको आपके पास कोई फंड आता है तो अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहो तो उसका प्रीपेमेंट चार्ज क्या है। और तीसरी चीज है कि आपने कौन सा लोन लिया है। 3 प्रकार की लोन होती है, एक फिक्स रेट होती है, एक फ्लोटिंग रेट होती है, एक ड्यूल रेट होती है। ड्यूल रेट जो होती है वो 2 से 5 साल के लिए फिक्स होती है, उसके बाद वो फ्लोटिंग हो जाती है। क्योंकि उनका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का असर उनके ब्याज दर पे पड़ता है। हमने देखा है कि पिछले 2 सालों के अंदर रेपो रेट बढ़ के 8% तक पहुंच गया है, तो सभी बैंकों को अपनी अपनी लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े हैं। तो ये कोई वो बात नहीं है, ये ऑलरेडी फ्लोटिंग रेट में हर एक लोन के साथ ये होता है, तो इनके साथ भी ये हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि जब लोन बढ़ता है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, तो मोस्टली ये होता है कि या आपका ईएमआई बढ़े या आपका टेन्योर बढ़े। इनके केस में बैंक ने टेन्योर बढ़ा दिया है, ईएमआई को सेम रखा है, तो 15% ब्याज तो डेफिनेटली बहुत हाई है। तो आज की डेट में 13% लोन देने वाली बहुत सारी बैंक है जो मॉर्गेज को देती है, हाउस प्रॉपर्टी को। तो आईडीबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ऐसी बैंक को अप्रोच करके इनको ट्रांसफर के लिए कोशिश करनी चाहिए जी। ये ट्रांसफर करने के लिए उनको 2 कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे। एक कॉस्ट मैंने जैसे अभी बताया कि प्री पेमेंट चार्ज है, क्योंकि ये होम लोन नहीं है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इस पर उनको प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी जो करीबन 2.5% की है, सर्विस टैक्स के साथ 2.8 हो जाता है। और फिर से नई बैंक को अप्रोच करेंगे तो प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं मान के चलूं कि 4% तक आता है तो उनको 13-14 हजार रुपए की कॉस्ट लगेगी दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, मगर फिर भी ये मुनाफे में रहेगा क्योंकि ईएमआई काफी कम हो जाएगी और उनको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। एक उनको ध्यान रखना है कि उनका ईएमआई अगर रेगुलर गया है तो एक सिबिल रिपोर्ट की जांच करवा ले। अगर 750 से ज्यादा का अगर स्कोर आता है तो इनको ट्रांसफर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा मानना है कि ट्रांसफर के लिए कोशिश करें, क्योंकि एचडीएफसी तो घटाएगी नहीं, जब रेपो रेट घटेगा तब घटाएगी। आज अगर इनको ये एक्शन लेना है तो दूसरी बैंक में जाकर के उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, तो यानी आप एक्सिस बैंक, आईडीबीआई 2 ऑप्शंस आप हैं, एक बार जाके चेक कर सकते हैं। आईडीबीआई में करीब आपको 12.5 से 13% तक की ब्याज दर मिल जाएगी और एक्सिस बैंक इस वक्त 13.25% ऑफर कर रहा है, क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको जैसे बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि प्री पेमेंट चार्जेस आपको देने होंगे। तो एक बार आप आकलन कर लें कि प्री पेमेंट और प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि दूसरा बैंक यहाँ पर दूसरा लोन हो जाएगा, कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है। अगर फिर भी आपका पैसा बच रहा है तो आपको शिफ्ट करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक अगला सवाल ईमेल के जरिए है। उत्तम कुमार जी का सवाल है। इन्होंने मेंशन किया था कि रेलवे एम्प्लॉय हैं और इनका सैलरी अकाउंट है एसबीआई में। नेट सैलरी बता रहे हैं करीब 29,700, लेकिन अभी हाइक होने वाली है, 30,000 के आसपास हो जाएगी। 20 लाख तक का एक फ्लैट इन्होंने देखा है, उस पर कितना लोन मिलेगा। और साथ ही इन्होंने मेंशन किया कि क्या रेलवे एम्प्लॉयज के लिए क्या कुछ प्रावधान है कि उनको कुछ कम ब्याज दर पे इनको लोन मिल जाएगा एसबीआई से। पंकज, देखो, होम लोन की क्राइटेरिया के लिए जब एलिजिबिलिटी तय होती है तो 2 चीज होती है। एक तो होती है कि प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको 90% तक इनको मिल सकता है क्योंकि लोन 20 लाख के नीचे का है, और दूसरी होती है रीपेमेंट कैपेसिटी। तो उनकी जो इनकम है वो 30,000 है। नॉर्मली बैंक, मैंने पहले भी बताया कि 40 to 50% आपकी इनकम जो है उसको ईएमआई के तौर पे मानती है कि इतना आप भर सकते हैं, आपके पास जितनी भी लोन है वो सब मिला करके। एज्यूमिंग कि इनके पास और कोई लोन नहीं है तो 14 से 15 हजार इनके पास अवेलेबल है ये लोन सर्विस करने के लिए। और ये माना जाए कि अगर ये 20 साल की लोन लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 है तो 14 लाख पे 1,000 का ईएमआई आता है। तो 14-15 हजार अगर इनकी कैपेसिटी है भरने की, एलिजिबिलिटी है, तो 14 से 15 लाख की लोन इनको मिल सकती है। ठीक है। हाँ, हालांकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी 18 लाख की बनती है, मगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 14 लाख की बनती है। ठीक है, तो अगर इनको 18 लाख करना है पंकज, क्योंकि तो उत्तर ने अपनी उम्र यहाँ पे मेंशन नहीं करी थी, तो लोन की जो अवधि है, आपकी रिटायरमेंट पर कितनी एज रह गई है, उस पर भी डिपेंड करेगा। आज का आखिरी सवाल लेंगे अब। मनीष पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मनीष, बताइए क्या सवाल है आपका। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जी बिजनेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर दिस शो एंड मोस्ट वेलकम मनीष, बताइए जी। थैंक यू। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने एक्चुअली 2005 में इंजीनियरिंग कोर्स के लिए लोन लिया था 2.8 लाख का। ठीक है। क्योंकि 2009 में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, मैंने रिपेमेंट 1 साल बाद
स्टार्ट किया, मैंने 2 साल तक कुछ रिपेमेंट किया, उसके बाद फिर गैप आ गया। ठीक है। तो अभी करंटली बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने लोन लिया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 10.5 से 14% हो गया है, ठीक है। विच इज इक्विवेलेंट टू पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। तो करंटली जो आउटस्टैंडिंग है वो 3.8 लाख का, ठीक है। मैंने लिया था 2.8 लाख का। तो ये जानना चाहता हूँ कि एज पर करंट जो बजट स्कीम आई है, इंटरिम तो बजट में उसमें मुझे आपने क्या जी। रिबेट मिलेगी, और जो मैंने इस पीरियड में करीब मैंने 1.5 लाख बैंक को दिया है, तो क्या वो भी प्रिंसिपल में माइनस होगी? ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, क्या ये सिबिल में ट्रैक होती है एजुकेशन लोन? ऑलराइट। पंकज, मनीष का सवाल, जैसे इन्होंने बताया इंटरिम बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी, उसको आप कैसे देख रहे हो, और इनको क्या इसका सब्सिडी का फायदा मिल पाएगा या नहीं? या इंटरिम बजट में यह आया था कि जो भी एजुकेशन लोन 31 मार्च 2009 से पहले लिए गए हैं और जो 31 दिसंबर 2000 तक के बाद भी चालू हैं, उनके लिए एक इंटरेस्ट में सब्सिडी आई है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये किसके लिए एलिजिबिलिटी है। पहले तो आपकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख से कम की है टोटल, और आपकी लोन अमाउंट 10 लाख से नीचे है, और ये इंडिया के अंदर किसी कोर्स के लिए यूज किया गया है, तो ये एलिजिबल है। इनके केस में अगर उस समय बाकी 2 क्राइटेरिया तो फिट बैठते हैं कि लोन अमाउंट कम थी, उनका कोर्स भी इंडिया में हुआ है, पेरेंट की इनकम उस समय 4.5 लाख से कम है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होती है। और मॉनिटोरियम पीरियड के अंदर जितना भी इन्होंने इंटरेस्ट दिया है, वो उनको पूरा सब्सिडी के तौर में उनको मिल सकता है। चलिए, तो यानी बकाया 31 दिसंबर तक का था, वो आप क्लेम कर पाएंगे। इंटरप्ट यहीं पर कर रही हूँ क्योंकि समय इतना ही है। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, आगे आप देखिए बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।